हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 13 जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए, आर सचिवालय के लिए, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो आप पूरी की पूरी तैयारी इन बैचेस को ज्वाइन करके कर सकते हैं। इसमें सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो सभी कोर्सेज में अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, तो उसके साथ आप बहुत अच्छे से आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आप इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को भी डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, इसको जो ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसको सभी के सभी ज्वाइन कीजिए। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, और अनुराधा रॉय भी हैं, और 23 और विनर्स हैं जिनको कि प्राइज़ मिले हैं। तो तमिल ऑथर हैं एम राजेंद्रन, तेलुगु राइटर हैं मधुरंथकम नरेंद्र, और संस्कृत पोएट हैं जनार्दन प्रसाद पांडे मनी। ये 23 ऑथर्स के अंदर में से हैं जिनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला है 2022 का, जो अनाउंस किया गया था। अनुराधा रॉय को सिलेक्ट किया गया है उनके इंग्लिश नोवेल के लिए ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ये किताब का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ये किसने लिखी है? अनुराधा रॉय ने लिखी है। भाषा सम्मान विल बी गिवन टू उदयनाथ झा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ क्लासिकल एंड मिडिवल लिटरेचर। तो क्लासिकल यानी कि सांस्कृतिक, और जो मिडिवल लिटरेचर रहा है, मध्यकालीन जो साहित्य रहा है, शास्त्रीय और जो मध्यकालीन साहित्य रहा है, उसके क्षेत्र में भाषा सम्मान का अवार्ड किसको दिया गया है? उदयनाथ झा को दिया गया है। 17 बुक्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसलेशन अवार्ड। ट्रांसलेशन अवार्ड के लिए 17 बुक्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें याद वाशिम भी एक किताब है, किनके द्वारा लिखी गई है? एन नलथम्बी के द्वारा लिखी गई है। और अकुपाचा कविथालू लिखी गई है वरल आनंद के द्वारा। द सिलेक्शंस इन 23 लैंग्वेजेस इंक्लूड 7 बुक्स ऑफ पोइट्री। 23 लैंग्वेजेस में जो सिलेक्शंस हुए हैं, 7 किताबें तो पोइट्री पे हैं, 6 नॉवेल्स हैं, 2 कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज के, 3 ड्रामा हैं, 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्क्स हैं, एंड 1 ईच ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड लिटरेरी हिस्ट्री। The awards recommended by jury members were approved by the executive board of the साहित्य अकेडमी। तो साहित्य अकेडमी का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उनके द्वारा इन अवार्ड्स को क्या किया है? स्वीकृति दी गई है। एसमीज लैंग्वेज में अगर देखें तो मनोज कुमार गोस्वामी ने अवार्ड जीता है अपने कलेक्शन के लिए ऑफ शॉर्ट स्टोरीज भूल सत्य। और जो गुलाम मोहम्मद शेख है, उन्होंने गुजराती में एक अवार्ड जीता है फॉर खीर जतन, अ कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। तो एक ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ये एसेज का एक कलेक्शन है। और मिस्टर राजेंद्र ने तमिल में जीता है अपनी नोवेल के लिए कला पानी या काला पानी के लिए। नेक्स्ट आता है GS2। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है जापान से कि जापान ने जब 2011 में फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हुआ था, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था सुनामी आने की वजह से, तो उस टाइम पे जापान की सरकार ने ये फैसला लिया था कि अब हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये देखते हुए कि जैसे जैसे एनर्जी का प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे होते जा रहे हैं, और दूसरे रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, और अलग अलग देशों का कमिटमेंट है कि हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, या ऐसे चीज़ों की तरफ जाएं जहां से पोल्यूशन कम से कम हो। तो अब जापान चाह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्लान में रिवर्स लेके आए, और अब वापस से न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ वो आगे कदम बढ़ाए। तो जापान ने अडॉप्ट करी है एक नई पॉलिसी प्रमोटिंग ग्रेटर यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करेंगे टू इंश्योर अ स्टेबल पावर सप्लाई, कि पावर सप्लाई जो है, बिजली की जो आपूर्ति है, वो तरीके से होती रहे एमिड ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेजेस एंड टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। और जो कार्बन के एमिशंस हैं वो भी कम से कम हो,
इन अ मेजर रिवर्सल ऑफ इट्स फेज आउट प्लान फॉलोइंग द फुकुशिमा क्राइसिस। जब 2011 का फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे तो उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि अब वो कभी भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो वैसे वैसे देखा जा रहा है कि जो जापान ने सोचा था उसके ऊपर वो अब अमल नहीं कर पाएगा। द न्यू पॉलिसी सेज जापान मस्ट मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अब नई पॉलिसी ये कहती है कि जो एग्जिस्टिंग जापान के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहाँ पे जो उनका यूज़ है उसको मैक्सिमाइज करना है, पूरा का पूरा उसको यूज़ करना है और रीस्टार्ट करना है एज मैनी ऑफ देम एज पॉसिबल। जितने ऑलरेडी बने हुए हैं उनको रीस्टार्ट करो एंड प्रोलॉन्गिंग द ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ ओल्ड रिएक्टर्स। और जो पुराने रिएक्टर्स हो चुके हैं उनकी लाइफ को आगे बढ़ाएं बियॉन्ड देयर 60 ईयर लिमिट एंड बाय डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स टू रिप्लेस देम। और कुछ नए नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स भी बनाने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा अब ताकत वो लगा रहे हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में। एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट जो थे और जो सेफ्टी कंसर्न्स थे वो रोज हुए हैं शार्पली इन जापान आफ्टर द 2011 फुकुशिमा डिजास्टर एंड रीस्टार्ट अप्रूवल्स हैव सिंस कम स्लोली अंडर स्ट्रिक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। यूटिलिटी कंपनीज हैव अप्लाइड फॉर रीस्टार्ट्स। अब जो कंपनीज हैं अलग अलग उन्होंने रीस्टार्ट के लिए अप्लाई कर दिया है एट 27 रिएक्टर्स इन द पास्ट डेकेड। तो पिछले 10 सालों में 27 रिएक्टर्स ने स्टार्ट कर दिया है। 17 हैव पास्ड सेफ्टी चेक्स, 17 उनमें से 27 में से सेफ्टी चेक भी पास कर गए हैं और जो 10 हैं उनमें से उन्होंने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया है। दैट वाज इन लाइन विद जापान्स अर्लियर प्लान टू फेज आउट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2030। इजराइल से न्यूज़ आ रही है कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने नई सरकार बनाई है। तो वेटरन लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने नई सरकार बनाई है इजराइल के अंदर। इजराइल में देखा जा रहा है सबसे बड़ी बात ये राइट विंग का कोएलिशन है, राइट विंग की पार्टी है। और अब यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि बार बार बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत कर रही थी इजराइल के अंदर। पिछले 3-4 सालों के अंदर कई बार इलेक्शन हो गए हैं, वहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही है। तो फॉलोइंग इज November 1 इलेक्शन विन मिस्टर नेतन्याहू सिक्योर्ड अ मैंडेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बैक्ड बाय अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश पार्टीज और एक एक्सट्रीम राइट ब्लॉक था। दैट रिजल्ट लेफ्ट हिम पोइज्ड टू एंड इजराइल अनप्रेसिडेंटेड एरा ऑफ पॉलिटिकल ग्रिडलॉक दैट फोर्स्ड 5 इलेक्शंस इन लेस देन 4 ईयर्स। तो 4 साल के अंदर अंदर 5 बार इलेक्शन वहाँ पे हो चुके हैं। भारत से देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अब कहा जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप्स को रखा जाएगा। भारत में जिस टाइम पे कानून बनाए जा रहे थे उस टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था। लेकिन अगर हम देखें कि हम अब लिव इन में बहुत सारे लोग रहना पसंद कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो लिव इन में रहें। यानी कि जो यूएस यूरोप में कल्चर हुआ करता था वो थोड़ा थोड़ा कल्चर इंडिया में भी अब आ रहा है। तो अब जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको उसके तहत जो भी घटनाएं अगर होती हैं वहाँ पे अगर लड़का और लड़की के बीच में कुछ भी दिक्कतें होती हैं तो वो किसके तहत कवर किया जाएगा, कौन से कानून के तहत कवर किया जाएगा। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी पुलिस के सामने या जुडिशरी के सामने। तो उसमें कहा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उन केसेस को कवर किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो मैरिज का ही नेचर की तरह से मान सकते हैं कि शादी का ही उसका एक नेचर है और वो किसके तहत प्रोटेक्टेड है, वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो सब सेक्शन एफ जो है सेक्शन 2 का डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक्ट का, तो उसके तहत ये कहा गया है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप है 2 पर्सन्स में हु लिव, या तो वो एक साथ रह रहे हैं या किसी समय पे वो एक साथ रहे होंगे, एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं। अब वो चाहे उन्होंने आपसी सहमति से रह रहे हों, शादी करके रह रहे हों या शादी जैसा नेचर हो उनके रिलेशन का वैसे रह रहे हों, अडॉप्ट कर लिया हो किसी ने तो रह रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में या जॉइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं। यानी कि कोई भी जब 2 पर्सन्स एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की सहमति के साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अगर कुछ भी होता है वहाँ पे तो उसको कवर किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने नया फतवा जारी किया है, नया रूल जारी किया है। उनका कहना ये है कि जो हायर एजुकेशन है उस पर बैन लगा दिया गया है कि अफ़गान की जो महिलाएं हैं, अफ़गानिस्तान की जो महिलाएं हैं, अफ़गान महिलाएं अब पढ़ाई नहीं करेंगी, स्कूल कॉलेजेस नहीं जाएंगी, वो घर में बैठेंगी। तो इंडिया ने अपना कंसर्न भी जाहिर किया है इस चीज़ पे कि तालिबान ने जो बैन कर दिया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर वुमेन इन अफ़गानिस्तान। इट रिमाइंडेड द तालिबान अबाउट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593। तो भारत ने कहा है, तालिबान को याद दिलाया है कि यूएनएससी का एक रिजोल्यूशन है 2593 जो ये कहता है कि महिलाओं के हक के लिए यूनाइटेड नेशंस भी खड़ा है अफ़गानिस्तान के अंदर और तालिबान ऐसा ना करे
तालिबान जो है सबको पढ़ने का पूरा अवसर दे, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। नेक्स्ट आता है म्यांमार के लिए जो यूएनएससी में वोट हुआ, भारत ने उससे एब्सटेन कर लिया, यानी कि भारत ने वोट वहाँ पे नहीं डाला, वोट डालने ही नहीं गया, और कहा है कि भारत जो है क्वाइट और कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी के तहत कदम बढ़ा रहा है, यानी कि हमें कैसी कूटनीति है जो शांत रूप में और एक कंस्ट्रक्टिव रूप में, यानी कि वहाँ पे एक रचनात्मक कूटनीति होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें बन रही हों, कुछ चीज़ें बिगड़ ना रही हों। तो इंडिया अलॉन्ग विद रशिया एंड चाइना एब्सटेन फ्रॉम अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग म्यांमार्स मिलिट्री रिजीम, तो भारत ने उससे एब्सटेन कर लिया था। द वोट विच मार्क द फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन द सिचुएशन इन म्यांमार इन डेकेड्स एंड इन पर्टिकुलर सिंस द मिलिट्री ओवरथ्रू द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इन फरवरी 2021 डिमांडेड एन एंड टू द वायलेंस एंड द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग स्टेट काउंसलर आंग सान सूची। तो आंग सान सूची को भी कहा जा रहा है कि इनको भी रिलीज़ किया जाना चाहिए, और उसके ऊपर एक रिजोल्यूशन भी लाया गया था जिसको भारत ने स्वीकृति नहीं दी, भारत उस पर वोट डालने नहीं गया। रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन पता होना ज़रूरी है, इसका नाम है SRES 2669। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट 2669, ठीक है। इसको प्रपोज किया है यूनाइटेड किंगडम ने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको 12 वोट्स के साथ पास कर दिया गया, 15 वोट में से, क्योंकि यूएनएससी में 15 मेंबर है ना। तो मेड सेवरल रेफरेंसेस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द आसियान प्रोसेस। तो आसियान जो है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उन्होंने एक 5 पॉइंट कंसेंसस कहा कि 5 बिंदु पे हम बात करेंगे और म्यांमार के अंदर स्थिति सुधरनी चाहिए। तो उन 5 बिंदु को हालांकि म्यांमार में जो मिलिट्री रिजीम है वो मानने को तैयार नहीं हो रही है। नेक्स्ट एक बहुत ही संवेदनशील इशू है अनकंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स, कि वो रॉकेट के पार्ट्स, सैटेलाइट के पार्ट्स जिनका लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या हो रहा है, वो अनकंट्रोल्ड वे में धरती की तरफ गिरती हैं। तो जब वो धरती की तरफ गिरती हैं तो कुछ चीज़ें तो उनमें से जल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धरती पे गिरती हैं और उससे नीचे रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले जो हम प्राणी हैं, चाहे जीव जंतु हों चाहे इंसान हो, उन सब के लिए खतरा है। तो एक ओपन लेटर पब्लिश किया गया है आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट के द्वारा, कॉलिंग फॉर बोथ नेशनल एंड मल्टीलेटरल एफर्ट्स, यानी कि हर देश भी अपने स्तर पर काम करे और एक मल्टीलेटरल भी एफर्ट लाया जाए, सभी देश मिलकर भी काम करें, जिससे कि हम रोकें किस चीज़ को, अनकंट्रोल्ड जो री एंट्री हो रही है किस चीज़ की, जो रॉकेट के पार्ट्स हैं जो गिर जा रहे हैं धरती पे, है ना, इन अनगाइडेड फैशन वंस देयर मिशंस आर कंप्लीट। जब एक बार उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो धरती पे गिरने लगते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ हैं। तो अब ये बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है, यानी कि एक रॉकेट लॉन्च की स्टेजेस क्या होती हैं। तो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब, 1957 में, और आज देखा जाए तो 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो धरती के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही हैं। ज़्यादातर तो लो अर्थ ऑर्बिट में है, 100 से 2000 किलोमीटर के बीच में है, और कुछ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में है जो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, और प्लेस्ड देयर इन मोर देन 5000 लॉन्चेस। अब तक 5000 से ज़्यादा लॉन्च हो चुके हैं रॉकेट लॉन्चेस, उनमें अलग अलग सैटेलाइट्स को छोड़ा वहाँ पे गया है। द नंबर ऑफ रॉकेट लॉन्चेस हैव बीन सर्जिंग विद द एडवेंट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट स्टेजेस। जैसे जैसे रीयूजेबल यानी कि वापस से यूज़ करने वाले जो रॉकेट हैं वो हमें आ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स ऐसे आ रहे हैं, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि जो रॉकेट लॉन्च करने की, सैटेलाइट को लॉन्च करने की जो पैसा लगता था वो भी कम हो रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। जब एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो रॉकेट लॉन्चेस ज़्यादा हो रहे हैं। रॉकेट्स में मल्टीपल स्टेजेस होती है, वंस अ स्टेज हैज़ इंक्रीज्ड द रॉकेट्स एल्टीट्यूड। अब क्या होता है कि एक बार एक स्टेज ने रॉकेट की ऊंचाई बढ़ा दी, जब उसमें तेल खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, वो रॉकेट से अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। द रॉकेट शेड्स इट, तो रॉकेट क्या करता है, उसको गिरा देता है। फिर कुछ रॉकेट का दूसरा जो हिस्सा है वो उसे और आगे बढ़ा देता है, फिर उसको वो गिरा देता है। अब जिस हिस्से का काम पूरा होकर गिरता है, अब उसमें दिक्कत होती है कि वो अगर गिरेगा, अगर वो समुद्र में गिर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़मीन पे गिर रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है नीचे रहने वाले लोगों को। अदर्स कैरी द पेलोड टू द ऑर्बिट देन परफॉर्म अ डी ऑर्बिट मनूवर टू बिगिन द डेसेंट। उसमें क्या होता है, रॉकेट की स्टेजेस जो हैं वो नीचे आती हैं, कंट्रोल्ड वे में भी आ सकती हैं या अनकंट्रोल्ड वे में भी आ सकती हैं। तो बात आती है कि अनकंट्रोल्ड री एंट्री क्या है, कि वापस से एटमॉस्फेयर में, धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है और अनकंट्रोल्ड वे में कर रहा है, यानी कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो उसका क्या मतलब हुआ, तो इन एन अनकंट्रोल्ड री एंट्री द रॉकेट स्टेज सिंपली फॉल्स। अब इसमें क्या है, रॉकेट गिर रहा है नीचे बस, इट्स पाथ डाउन इज डिटरमाइंड बाई इट्स शेप, एंगल ऑफ डेसेंट, एयर करंट और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो नीचे कैसे गिरेगा वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है, किस एंगल पे गिर रहा है, हवा कैसी चल रही है और दूसरी चीज़ें, यानी कि इंसान का उसमें कोई रोल नहीं है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अंडर गिरता जा रहा है नीचे।
इट विल ऑल्सो डिसइंटीग्रेट एज इट फॉल्स, और जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा वो टूटता भी चला जाएगा। एज द स्मॉलर पीसेस फैन आउट द पोटेंशियल रेडियस ऑफ इम्पैक्ट विल इंक्रीज ऑन द ग्राउंड। अब जैसे जैसे वो टूटता रहेगा वैसे वैसे धरती पे उसके फैलाव की, यानी कि इतने बड़े एरिया पे वो गिरेगा, उसकी जो रेडियस होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। कुछ चीज़ें जो होंगी, कुछ पीसीज जो होंगी वो तो जल जाएंगे और कुछ बचेंगे, कुछ जल नहीं पाएंगे। और छोटा सा पीस भी जब इतनी तेज़ी स्पीड पे चलता है तो नीचे जैसे गिरेगा, किसी के अगर टकराएगा किसी से तो बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ टकराएगा कि नीचे वाला जो बैठा हुआ पर्सन है या जानवर है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एन इम्पैक्ट एनीवेयर ऑन एन एयरलाइनर विद डेब्री ऑफ मास अबाउट 300 ग्राम वुड प्रोड्यूस अ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर मीनिंग ऑल पीपल ऑन बोर्ड वुड बी किल्ड। और ये कहा जा रहा है, मान लेते कोई प्लेन जा रहा है और कोई एक 300 ग्राम तक का कोई टुकड़ा अगर उस प्लेन से टकराया तो वो इतनी स्पीड से टकराएगा कि वो पूरा का पूरा प्लेन क्रैश कर जाएगा और जितने लोग उसमें होंगे सबके सब मारे जा सकते हैं। मोस्ट रॉकेट पार्ट्स हैव लैंडेड इन ओशंस। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर रॉकेट पार्ट्स ओशन में गिरते हैं। वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि धरती पे 70% तो ओशन है, 30% ही ज़मीन है, तो ज़्यादातर ओशन पे गिरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ओशन में गिरते हैं, कुछ ज़मीन पे भी गिरे हैं, और ज़मीन पे गिरे हैं तो वहाँ पे नुकसान भी हुआ है। फिर आता है आर्म्ड फोर्सेस गेट नोड फॉर एक्विजिशंस वैल्यूड एट 84,000 करोड़। तो आर्म फोर्सेस में आया है कि 84,000 करोड़ का आर्म फोर्सेस जो है एक्विजिशन करेंगी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदेंगी। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है कि हाँ भी ज़रूरत है 24 कैपिटल एक्विजिशंस की, जिसको 84,000 करोड़ रुपये का रेट बताया गया है। 6 ईच ऑफ द प्रपोजल्स आर फॉर द आर्मी। जो 6 प्रपोजल्स हैं वो आर्मी के हैं और एयरफोर्स के भी 6 हैं, 10 नेवी के हैं, 2 कोस्ट गार्ड के हैं। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द लॉन्ग वाइंडेड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो प्रोक्योर करने का जो बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पहला स्टेप होता है। जो प्रपोजल्स हैं इंक्लूड दोज फॉर फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट टैंक्स, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल के डिफेंस फोर्सेस को चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें इनको रिक्वायरमेंट है। फिर आ रहा है कि जो लड़कियां हैं 9 से 14 साल की लड़कियां, उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन देने की बात की गई है। तो गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन ला रही है सर्वाइकल कैंसर के लिए लड़कियों के लिए जिनकी उम्र जो है 9 से 14 साल है। डिसीजन वाज बेस्ड ऑन द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन। तो NTAG के द्वारा जो रिकमेंडेशंस हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के अगेंस्ट में हमें क्या लानी है, हमें वैक्सीन लेके आनी है। इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सिल्वावैक को मिड 2023 तक उसको रोल आउट कर देगा सक्सेसफुली सभी लड़कियों को देने के लिए। और जो वैक्सीन है इसको DGCI की, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, DCGI की इनको अप्रूवल मिल गई है। एक वन टाइम कैचअप वैक्सीन है, 9 से 14 साल की लड़कियों को दिया जाएगा, स्कूल में दिया जाएगा बेसिकली। और जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं उनको जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे उनको ये दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो है चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में ग्लोबली, पूरे विश्व में अगर देखा जाए। भारत में भी सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो लार्जेस्ट शेयर रखता है ये ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर बर्डन का। नेक्स्ट आता है प्रीलिम्स के एक फैक्ट है कि अहमद असलम अली जो कि चिकन टिक्का मसाले के इन्वेंटर थे, उनकी मृत्यु हो गई है 77 ईयर्स की एज में। तो ये शेफ़ रहा करते थे ग्लासगो स्कॉटलैंड के। उन्होंने इन्वेंट किया था एक करी डिश बनाने के लिए चिकन टिक्का मसाला, और उनकी डेथ हो गई है 77 की एज में। सवाल पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर कुछ सवाल हैं कि किसान दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है भारत के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन है? वो चौधरी चरण सिंह जी हैं। नेक्स्ट आता है एक इन्वायरमेंटल रिलीज़ करा है GM मस्टर्ड की वैरायटी का, जिसका नाम है DMH11। और फिर कहा जा रहा है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इज़ अ क्रॉस बिटवीन 2 वेराइटीज़ ऑफ मस्टर्ड। तो वो 2 वैरायटी मस्टर्ड की कौन कौन सी हैं? एक तो है वरुण और एक है अर्ली हीरा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिस स्टेट हैज़ अ टसल विद द यूनियन गवर्नमेंट ओवर प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी। अभी बीच में अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स डेली कवर कर रहे हैं तो इसमें बीच में हमने मई जून या जुलाई अगस्त के महीने में न्यूज़ कवर की थी, जिस टाइम पे पार बॉइल्ड राइस यानी कि अध पका हुआ जो चावल होता है, पार बॉइल्ड राइस के ऊपर इशू चल रहा था यूनियन गवर्नमेंट के साथ इस राज्य का। तो राज्य क्या है? वो है तेलंगाना राज्य है। और वो पार्टी कौन रूल कर रही है वहाँ पे? अभी चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति रूल कर रही है। पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति हुआ करती थी, TRS, उसका नाम चेंज करके अब भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। इन व्यू ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट इस कमोडिटी का। किस चीज़ का एक्सपोर्ट किया है?
एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया है ब्रोकन राइस का, टूटे हुए चावल का। नेक्स्ट आता है फार्मर्स और रेसिडेंट्स जो हैं इकानापुरम के, जो तमिलनाडु के आसपास के गांव था, तो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? चेन्नई में एक दूसरा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं जिससे कि किसानों की ज़मीन उसमें चली जाएगी। तो वहाँ के जो किसान हैं वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो नहीं बनना चाहिए, जिससे कि उनकी ज़मीनों का नुकसान ना हो। तो गाइज इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन होता है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।